ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो बात करते हैं और ये जो है बेसिकली रिलेटेड है हमारा जो लास्ट क्लास जो हुआ था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, रिलेटेड टू द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। उसी के आगे कंटिन्यूशन में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करते हैं और देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट भी और कैसे यूटिलाइज करते हैं उनको, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आज का जो है दिस इज the weight of 300 Newton is dropped through a height of 700 mm onto a closely coiled compression spring which instantaneously compressed by 200 mm under the impact। बेसिकली सिचुएशन क्या है यहाँ पे, एक स्प्रिंग था, सपोज करिए स्प्रिंग कुछ इस तरीके से है, ये उसका कुछ नॉर्मल कंडीशन जिसमें वो रखा हुआ है पहले अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया है। यहाँ पे एक लोड जो है, हाइट हमने यहाँ पे बोला उस लोड के लिए, दिस इज द हाइट बेसिकली, स्मॉल h की वैल्यू जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, दिस इज 700 mm। तो आपको ये डिस्टेंस जो बता रखा है ऑलरेडी 700 mm जो है वो गिवन है h की वैल्यू। एक लोड जो है वो उसके ऊपर हम ड्रॉप करते हैं, तो एग्जैक्टली होता क्या है, ये स्प्रिंग जो है इंस्टेंटेनियसली कुछ कंप्रेस हो जाता है और फाइनली जो इसकी लेंथ हमें मिलती है वो, या हम बोल सकते हैं कि वो 200 mm से क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। या हम बोल सकते हैं इसमें जो एक तरीके से कंप्रेशन हमें मिल रहा है जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 200 mm, ठीक है। इसी तरीके से दिस इज जस्ट लाइक प्रॉब्लम जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था, जहां पे हमने लोअर एंड पे एक लोड अप्लाई किया था, टेंसाइल लोड, और जिसकी वजह से स्प्रिंग में हमें डिफ्लेक्शन मिला था। यहाँ पे लोड कंप्रेसिव है इसलिए उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें आगे देखते हैं क्या वो कहता है इसमें, इफ द डायमीटर ऑफ द स्टील रॉड, वन बाय वन करके हम लिखते भी जाते हैं। गिवन है हमें ये जो गिवन लोड जो हमें गिवन है, दिस इज बेसिकली 300 न्यूटन, तो हमने लिखा W इक्वल टू 300 न्यूटन। साथ ही साथ h की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दिस h इज गिवन एज 700 mm। साथ ही साथ जो डिफ्लेक्शन डेल्टा हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये भी हमें गिवन है, दिस इज 200 mm। एंड इफ द डायमीटर ऑफ द स्टील रॉड मींस जिससे स्प्रिंग बना है उसका डायमीटर जो है ये आपको गिवन है, बेसिकली दिस इज 25 mm, तो हमने लिखा है इसको 25 mm। एंड द मीन रेडियस ऑफ द कॉइल इज 100 mm। मीन रेडियस ऑफ द कॉइल का मीन्स है, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली हम जो डायमीटर की बात करते हैं स्प्रिंग के लिए मीन डायमीटर लेते हैं और उसी से हम मीन रेडियस को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मीन रेडियस की वैल्यू है जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, दिस इज 100 mm। साथ ही साथ हमसे पूछा क्या गया इसमें, फाइंड द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय द इंपैक्ट। तो हमें बताना है यहाँ पे कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रही है, तो वो स्ट्रेस जो इंड्यूस होगी इस केस में हमारे पास वो क्या होगी, दैट इज द shear stress जो कि प्रोड्यूस होगी। एंड इट इज आल्सो आस्किंग दैट द नंबर ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग मींस स्मॉल n की जो वैल्यू है वो कितना होगा। टेक द shear modulus ऑफ स्प्रिंग मटेरियल एज 80 GPa मींस कैपिटल G की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 80 GPa। तो ये सारा डाटा हमारे पास गिवन है। अब देख लीजिए एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर जो लोड हम इस हाइट से ड्रॉप करेंगे वो एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, h प्लस डेल्टा, यानी कि इस हाइट पर अगर उस लोड को हम रखें तो उसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी इस टर्म में इस हाइट तक, दैट इज W टाइम्स ऑफ h प्लस डेल्टा। वहीं पे अगर हम एक इंस्टेंटेनियस, दिस इज द इंपैक्ट लोड जो स्प्रिंग पे आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और उसकी वजह से डेल्टा का डिफ्लेक्शन मिल रहा है। वहीं पे अगर हम एक इंस्टेंटेनियस लोड का मतलब होगा यहाँ पे कि हम सडनली इसमें एक ऐसा लोड अप्लाई कर दें जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन कितना मिले, डेल्टा के इक्वल, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली उस W की वैल्यू की वजह से क्या होगा, इस स्प्रिंग वायर के अंदर जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, स्ट्रेस डेवलप हो रही है, उसके बारे में बताना है। हमें मालूम है कि जब किसी क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग पर हमें एक्सियली टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो स्प्रिंग वायर है उसके अंदर क्या डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस डेवलप होती है।
सेम केस हम यहाँ पे एज्यूम करके इतना चल सकते हैं कि जो लोड है वो इसकी एक्सिस के अलॉन्ग इस पे इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोला कि लेट द इंस्टेंटेनियस लोड, लेट द इंस्टेंटेनियस लोड इक्वल टू W1। W1 हमने इसको क्या बोलते हैं, W1 न्यूटन। तो इसके बारे में हमें ये वैल्यू W न्यूटन की W1 की वैल्यू जो उसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो डाटा हमारे पास गिवन है उसका उसी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द लोड W जो इनिशियली यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विद लोड कैपिटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी stored in a spring due to instantaneous load W1। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, दिस इज सिंपली कैपिटल W टाइम्स H प्लस डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ W इंटू डेल्टा। ऑलरेडी हमें पता है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि कैसे हम स्प्रिंग के लिए स्ट्रेन एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो W की वैल्यू ऑलरेडी हमें जो गिवन है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 300 mm, और H की वैल्यू हमें पता है 700, दिस इज 700 mm, प्लस जो डेल्टा हमारे पास गिवन है दिस इज 200 mm, हमने यहाँ पे पुट किया इक्वल टू हाफ। W1 हमें नहीं पता जो हमें कैलकुलेट करना है, और डेल्टा की वैल्यू हमें पता ही है 200 mm। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो लोड है W1 की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वो हमें मिलेगी, और उस इंस्टेंटेनियस लोड की जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 2700 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम W1 की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो शियर स्ट्रेस इसमें डेवलप होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शियर स्ट्रेस डेवलप्ड शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, विच इज मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, दिस इज 16W इंटू आर डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। ऑलरेडी हमें ये रिलेशन मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से 16 एज इट इज आ गया हमारा, W की वैल्यू हमें पता है, W यहाँ पे क्या होगा W1, क्योंकि हम इस लोड की वजह से शियर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो दिस इज 2700 मल्टीप्लाइड बाई मीन रेडियस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई पाई इंटू स्मॉल डी वायर डायमीटर आपको गिवन है इसमें, दिस इज 25 mm। वायर या रॉड दोनों में से कोई भी चीज आपको बोल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है हमें इस चीज के लिए। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट एज tau max इक्वल टू समथिंग, दिस इज 87.91 मेगा पास्कल। 91 है, दिस इज 971 मेगा पास्कल। ये तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो गया कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें बताना है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखें। हमें पता है सिंस डिफ्लेक्शन डेल्टा कैन बी रिटन एज 64W टाइम्स R क्यूब इंटू n डिवाइडेड बाई G D रेज टू दी पावर 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा की वैल्यू हमें पता है विच इज 200 mm, और नेक्स्ट 64 इंटू W, यहाँ पे अगेन W1 रहेगा, तो W1 की वैल्यू हमें पता है दिस इज 2700, और R क्यूब मीन्स मीन रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 क्यूब इंटू स्मॉल n हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई G। G की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 80 GPa, और GPa को जब हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में या मेगा पास्कल में, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 80 इंटू उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू स्मॉल d की जो वैल्यू है ये भी हमें गिवन है विच इज 25 mm, तो दिस इज 25
रेज टू द पावर 4, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट फ्रॉम हियर नंबर ऑफ टर्न्स जो स्प्रिंग में होंगे, दीज आर इक्वल टू 36.17, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो दीज आर 36 नंबर ऑफ टर्न्स वी विल गेट इन दिस स्प्रिंग बेसिकली। ओके, तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम है कंप्रेशन स्प्रिंग से रिलेटेड, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसे वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको ध्यान से देखिए कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, सो हम लोग अब फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो हमें सॉल्व करना है आज। तो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ और उसके बाद में फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या है न्यूमेरिकल? अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग इज टू हैव अ स्टिफनेस ऑफ 1 किलोन्यूटन पर मीटर। तो हम गिवन डाटा जो है उसको साथ ही साथ लिखते हुए यहाँ पे चलते हैं। तो जो वैल्यू हमें गिवन है, एक कंप्रेशन स्प्रिंग है और क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं अगेन। तो जो स्टिफनेस की वैल्यू यानी कि के की वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर इसी चीज को हम न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा? अगेन दिस इज 1 न्यूटन पर एमएम, क्योंकि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमें के की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 न्यूटन पर एमएम। साथ ही साथ कंप्रेशन अंडर अ मैक्सिमम लोड ऑफ 4.5 न्यूटन। बेसिकली दिस इज नॉट 4.5 न्यूटन, दिस इज 45 न्यूटन। तो हमें जो W की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिस इज 45 न्यूटन। एंड अ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस जो इसमें इंड्यूस हो रही है, दैट टाउ मैक्स इज इक्वल टू 126 मेगापास्कल। ओके, द सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। बेसिकली जो सॉलिड लेंथ है ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। तो सॉलिड लेंथ हम पहले लिख लेते हैं, क्या है ये। तो सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉल डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। द मीन डायमीटर मींस कैपिटल डी की वैल्यू हमें निकालना है। साथ ही साथ ऑफ द कॉइल रिक्वायर्ड, और हमें कैपिटल जी जो है वो गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू 42 जीपीए। अगेन ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में भी मैंने इंडिकेट किया था कि नॉर्मली जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज को हम जीपीए में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड लेंथ का क्या मतलब है यहाँ पे। तो सॉलिड लेंथ का मतलब है, जैसे सपोज करिए स्प्रिंग जो है अगर हमने उसको कंप्रेस करके रख दिया, ठीक है ना, अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तो हमें वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। कुछ इस तरीके से कंप्रेशन वो हमें दिखेगा। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एक स्प्रिंग की बात करेंगे तो हमने बोला कि ये क्या हो जाएगा इसका पार्ट, दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास सॉलिड लेंथ गिवन है, इन द सेंस कि हमें इसमें बता रखा है जो टोटल लेंथ है, सॉलिड लेंथ का मतलब यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है। तो दिस इज गिवन टू अस विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमें 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। अब मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ? हमने अज्यूम किया कि लेट द नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया, हमें पता नहीं है, हमने बोला स्मॉल एन। तो सॉलिड लेंथ की बात अगर हम यहां से करें तो दिस इंप्लाइज सॉलिड लेंथ विल बी इक्वल टू एन, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कॉइल्स, हमने जनरल टर्म ले लिया एन, तो एन इंटू डी अगर हम कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस सॉलिड लेंथ के बारे में मिल जाएगा। और ये वैल्यू जो हमें गिवन है दैट एन इंटू डी इक्वल टू बेसिकली 4.5, ठीक है। यहाँ से हम इसको mm में लिख लेते हैं अभी, क्योंकि आगे हम सारी वैल्यूज को mm में रखेंगे। राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1, जहां कहीं पे भी हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे जो वैल्यूज निकालनी है, ये वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास जितने भी रिलेशंस हैं, बेसिकली जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के हैं, वो हमें ध्यान होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट इन द सेंस नई चीज जो हमने इस न्यूमेरिकल में पढ़ी कि सॉलिड लेंथ बेसिकली होती क्या है। तो जो डाटा हमें गिवन है वहीं से हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं इस न्यूमेरिकल को कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको आगे की तरफ देखते हैं और हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे टाउ मैक्स की वैल्यू हमें पता है। सिंस टाउ मैक्स जो हमें गिवन है दिस इज इक्वल टू 126 और हमें पता है कि क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में जब उस पे एक टेंसाइल आइदर कंप्रेसिव लोड जो है वो एक्ट कर रहा है तो उस केस में टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है दिस इज 16 टाइम्स W into R डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ऑफ डी क्यू। ओके, तो यहां से अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो टाउ मैक्स हमें गिवन है दिस इज 126 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ W। जो लोड है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो हमारे पास लोड गिवन है दिस इज 45, तो हमने यहाँ लिख लिया 45 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू मेरे पास अननोन है और पाई और डी भी हमारे पास अननोन है। तो हमने इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में छोड़ दिया दिस इज डी क्यूब, ध्यान रखिएगा पाई डी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए आप आर और डी में एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्या रिलेशन आ जाएगा दैट कैपिटल आर इक्वल टू, आप जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस 0.55 टाइम्स ऑफ डी क्यू वैल्यू। राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दिया। इसी तरीके से आप देखिए आपको स्टिफनेस के बारे में बताया गया है। सिंस स्टिफनेस जो होता है स्मॉल के दिस इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन डेल्टा और W की वैल्यू जो है डेल्टा की वैल्यू हमें पता है दिस इज 64 कैपिटल W टाइम्स R क्यूब इंटू स्मॉल n और साथ ही साथ जी डी रेज टू दी पावर 4। तो हमने इसको न्यूमरेटर में लिख दिया। यहाँ W से W कैंसिल आउट हो जाएगा तो यू कैन राइट दिस k स्मॉल k एज सिंपली g d रेज टू दी पावर 4 अपॉन 64 r क्यूब इंटू स्मॉल n। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें हमें n जो है वो दिखाई दे रहा है और d और r की वैल्यू भी हमें दिख रही है। तो हम क्या करते हैं n को यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से देखिए n को हम क्या लिख सकते हैं दैट स्मॉल n इक्वल टू 45 अपॉन स्मॉल d वैल्यू। हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो यू कैन राइट इट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें k की वैल्यू आपको गिवन है तो हमने ये वैल्यू लिखी दैट 1 इक्वल टू g की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दिस इज 42 तो हमने लिखा 42 इंटू 10 टू द पावर 3 d raised to the power 4 and divided by 64 into r cube। अगेन हमें r की वैल्यू नहीं पता है और n की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं दिस इज सिंपली 45 और d हमारा क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r क्यूब और d रेज टू दी d में आपको एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं दैट कैपिटल r क्यूब इक्वल टू d टू दी पावर सिंपली 5 वैल्यू आपको दिखाई देगी है और बीच में जो वैल्यू आपको यहाँ पे आएगा दिस इज समथिंग 14.58 एंड राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 3 इक्वेशंस लिख रखी हैं इनमें से फर्स्ट इक्वेशन तो हमने यहाँ पे यूज कर ली। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप देखेंगे हमें r की वैल्यू d के टर्म में पता है तो हमने क्या करा जो कैपिटल R की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 से स्मॉल d के फॉर्म उसमें पुट की तो हमें क्या मिलेगा ये इक्वेशन देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से हम क्या बात कर रहे हैं बेसिकली R की वैल्यू हमने जब यहाँ पे पुट करी दिस इज 0.55 d क्यूब और इस पूरे का भी पावर होल क्यूब। Okay, this is cube equal to 14.58 d raised to the power 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को d क्यूब है यहाँ पे इसका पावर क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा d क्यूब और उसके साथ पावर है तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस एज 0.55 इसका पावर क्यूब इंटू d टू दी पावर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हो जाएगा 9 और 5 इस साइड है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग पावर्स कितनी बचेंगी 4 इक्वल टू 14.58 और जब हम यहाँ से स्मॉल d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड स्मॉल d एज
जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से, तो दिस इज 3.06 mm इज द वैल्यू फॉर स्मॉल डी। जैसे ही हमें स्मॉल डी मिला तो देखिए आपके आंसर्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन सॉल्व नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज बेसिकली 45 डिवाइडेड बाई 3.06, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दीज आर नियरली 14.70, और हम इसको लिख सकते हैं 15 नंबर ऑफ टर्न्स। इसी तरीके से हमें क्या बताना था, कैपिटल आर की वैल्यू, तो हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बेसिकली हमें मीन डायमीटर बनाना है, तो पहले हमने आर की वैल्यू निकाली, या आर हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 0.55 इंटू डी का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.06 और इसका पावर क्यूब, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एस कैपिटल आर इक्वल टू, जो कि हमें मिलेगा 15.76 mm। सो मीन डायमीटर कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर, और जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमीटर जब हमें निकालना होगा, तो दिस इज समथिंग 31.52 mm जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कोई चीज ऐसी बची तो नहीं जो हमें कैलकुलेट करनी रह गई है। तो कैपिटल आर हमने निकाला, और साथ ही साथ फिर हमने लास्ट में यहाँ पे मीन डायमीटर जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी। तो बेसिकली हमें वायर डायमीटर और साथ ही साथ मीन डायमीटर जो था उसको कैलकुलेट करना था। और नंबर ऑफ टर्न्स जो है, आई थिंक ये भी आपसे पूछा गया है क्या, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, द मीन डायमीटर ऑफ द कॉइल रिक्वायर्ड। ओके, एन की वैल्यू आपसे इसमें नहीं पूछी गई है, ठीक है। अगर एन पूछा जाता तो आपको यहाँ पे दे सकते थे, लेकिन एन आपसे पूछा नहीं गया, तो इन बिटवीन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी थी, तो हमने उसे निकाला भी था। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो सेकंड न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे जो मैक्सिमम फॉर्मूले जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में हमने पढ़े थे वो सारे के सारे लगभग यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट स्ट्रेन एनर्जी का पार्ट हमने बस यूटिलाइज नहीं किया यहाँ पे। तो इस तरीके से बेसिकली जो क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल जो है उनको और सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ हम ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनको भी सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।